ठीक है। हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका क्लास 11th का फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, यूनिट एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग चैप्टर्स पर आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर फिजिक्स आपका क्या है, इसको आप नोट करेंगे आपके नोटबुक में। जहां पर हम लोगों ने लॉग किया हुआ है ना, वही आपकी फिजिक्स की बुक है। ठीक है, लॉग कैलकुलेशन वाला। तो सबसे पहले डेफिनेशन बात करते हैं। फिजिक्स क्या होता है? हाँ, क्वांटिटेटिव साइंस है। ठीक है। डेफिनेशन इसका, अगर आपसे जैसे ही कॉलेज में जाते हो ना, तो आपसे फिजिक्स का टीचर यही सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। तो बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? मैटर के बारे में आप लोग ने पढ़ा है स्कूल में। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर हैज मास। नहीं पढ़ा है? मैटर क्या होता है? मालूम है ना, हमारे आसपास जो चीज दिखाई दे रही है सब मैटर है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो भी मैटर है। कैसे? एयर दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन फिर भी वो मैटर है। समझ में आ रहा? तो हमारे आसपास की सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैटर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको फिजिक्स कहा जाएगा। और इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स को और किस तरीके से बोल सकते हैं? इट इज, ठीक है, इट इज अ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं फिजिक्स में। क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटी की बात नहीं, हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी, कितना। कैसा नहीं बात करेंगे, कितना। कोई भी चीज बात हो रही कितना, यानी नंबर्स में बात करेंगे अपन। तो बेसिकली ये मेजरमेंट वाला साइंस है, जहां पर अपन मेजर करते हैं कोई चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मास। ठीक है, मास आप किलोग्राम में करते हैं। क्लास 10th में आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 में मास के बारे में, वेट के बारे में पढ़ रखा है। डिस्टिंग्विश उन लोग का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था क्लास 10th में। मेजर ऑफ इनर्शिया, बराबर है। मास का डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ा होगा। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मेजर ऑफ इनर्शिया भी बोला करते थे। अच्छा, तो सुनो बात को। मास कितना है, कितना केजी है, कितना किलोग्राम में बोलोगे ना। और हर एक के लिए एक यूनिट, एक स्पेसिफिक यूनिट जो है ना डिफाइंड है। जैसे मास हम लोग जो है वो लीटर में मेजर नहीं करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। टाइम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, डेज में कर सकते हैं, मंथ्स में कर सकते हैं, ईयर्स में कर सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन एसआई यूनिट जो हम लोग बात करेंगे वो सेकंड होगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप सुनिए बात को यहां पर। तो डेफिनेशन हमारा क्या हो गया? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव साइंस क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर फिजिक्स के अंदर क्या किससे डील करते हैं? मेजरमेंट्स, मतलब क्वांटिटी मेजर करते हैं, कितना, कोई भी चीज। और हर एक क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी जैसे मास एक क्वांटिटी हो गया,
इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी जनरली। फिर फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पढ़ेंगे अपन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मेजर करते हैं चीजें। आप कोई एग्जांपल बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी? जैसे मैंने एक मास बता दिया, और एग्जांपल बताइए। वेट, ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। और अभी यूनिट है वो, क्वांटिटी, क्वांटिटी बोल रहा हूं। जैसे अभी मास एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट केजी है, केजी में मेजर करेंगे, लेकिन मेजर कर रहे हैं मास। ऐसे और क्वांटिटीज बताइए जो हम लोग मेजर करते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार, एम्पियर यूनिट हो गया। करंट फिजिकल क्वांटिटी, करंट क्या है? और अरे जो भी चीज आप मेजर करते हो। हाँ ठीक है। और टाइम, टाइम क्या हो गया? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज होगी, जिसके पर्टिकुलर यूनिट्स हुआ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग ने स्कूल में जो भी चीज देखो फॉर्मूले से मेजर किया होगा, उसका यूनिट आता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनके कुछ यूनिट होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, मैटर के बारे में अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? ठीक है, एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला बता रहा हूं, एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। वैसे मैटर क्या बोलते हैं? मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर हैज मास। नहीं पढ़ा ऐसे आप लोग ने? जो भी चीज जगह घेरती है, समझ आ रहा है, जिसका कुछ मास होगा, ठीक है, वो क्या होती है? मैटर होती है। तो हमारे पास एनीथिंग, ये अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं एकदम। हमारे आसपास की सब चीजें क्या है? मैटर है। ये वो वाला मैटर नहीं है। कौन सा? बोले ए, अपना मैटर हो गया, आजा। वो वाला मैटर नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, मैटर के जनरली अगर आपने स्टेट्स पढ़े होंगे, वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कितने? 5। लेकिन जनरल जो बात किया जाता है वो कितने? सिर्फ 3 बात की जाती है। ठीक है। और इसके टाइप्स आपको पता है? ठीक है। क्या हुआ? 5 स्टेट है टोटल वैसे, लेकिन जनरल जो आमतौर पे दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? गैस का स्पेलिंग गैस, GAS, इसलिए देख रहे हो। ओके। तो सॉलिड्स, अगर मैं एस लिखना है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तब ES आएगा। ओके। अब ये दो अगर और पढ़ना चाहते हैं, 5 टाइप्स पूरे पढ़ना चाहते हैं, तो दो दो और कौन कौन से हैं? तो एक आपका होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोसॉन्स। क्या होता है? बोसॉन्स। ठीक है। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए इसको लिख लीजिए, लेकिन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही आपको पढ़ना है। तो यहां पर प्लाज्मा, और उसके बाद कौन? बोसॉन्स। अपने को ये 3 से डील करना है। प्लाज्मा जो है ना, नेक्स्ट स्टेट ऑफ गैस है। देखो, आप सॉलिड को हीट करते हो, पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है ना? लिक्विड को हीट करते हो, गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप गैस को फर्दर हीट करते हो, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और आयन्स अलग हो जाता है। मतलब गैशियस एक एटम है ना, ठीक है? तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके सराउंडिंग में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद चार्ज कौन सा होता है? देने के बाद, अरे दान करते हो तो क्या आता है? पुण्य मिलता है, पुण्य प्लस होता है, प्लस पॉइंट। तो अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव आयन का अलग क्लाउड बन जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है। तो इनको अपन प्लाज्मा बोलते हैं। समझ आ रहा है? बोसॉन्स के बारे में आप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
बोसॉन्स पार्टिकल है वो फर्दर जो है ना स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मिला करता है। तो अभी इतना कर लो अपने को, मेन सिर्फ इतने काम के, वो भी इसमें भी अभी सिर्फ मैटर का कहानी आई तो मैंने बता दिया। इस चैप्टर में अभी अपन मैटर के साथ ऐसा कुछ डील करने वाले नहीं, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए बस, इतना क्लियर है सबको। अच्छा, आप चैप्टर पे आता हूं कि आपको जो है ना चैप्टर में से क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे इंट्रोडक्शन में से क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लाइन वाइज अभी पूरा एकदम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अगर व्हाट इज फिजिक्स अगर आपको सवाल एग्जाम में पूछता है तो आप बोल सकते हो इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, या मैंने जो लिखा है इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। जहां पर हम लोग क्या डील करते हैं बच्चों, वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया ना, जैसे एग्जाम्पल याद रखने का बहुत सारे, अभी इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, है ना। जो चीज हम लोग मेजर करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि अगर आपको एग्जाम में व्हाट इज फिजिक्स अगर पूछता है तो इतना भी इंट्रोडक्शन से उठा के दे सकते हो। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल में देखो, जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हो तो आपको वो लीटर्स में मिला करते हैं, नहीं, एमएल लिखा रहता है, 300 ml, 500 ml, 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर। तो लीटर किसका यूनिट है पता है आपको? वॉल्यूम का यूनिट है। किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। ये हम लोग डील करेंगे किसके अंदर? केमिस्ट्री में बताऊंगा मैं इसका पूरा डिटेल, ठीक है। वैसे इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का, एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग लीटर में बात किया करते हैं वॉल्यूम, और वो भी मोस्टली मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर। कहां पर? फिजिक्स के अंदर जब हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग मीटर क्यूब, एसआई यूनिट मीटर क्यूब ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ओके। तो याद रखिएगा, आमतौर पे हमको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो काय में बात किया जाता है? लीटर्स में, ठीक है। कन्वर्जन सारा बताऊंगा। अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर कितना है, ठीक है, उसका वेट, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज है ना, वेट और मास में क्या कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो वेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में वो मास के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मास। फॉर एग्जांपल, मेरा मास 80 kg है, फॉर एग्जांपल। अभी बहुत दिन से किया नहीं, 75 के अराउंड था, अभी बढ़ गया होगा कुछ। मान लीजिए 80 kg, 80 आसान नंबर ले रहा हूं मैं। अच्छा, वेट का फॉर्मूला आप लोग ने क्या पढ़ रखा क्लास 10th? mg। हाँ, ठीक है। W इज इक्वल टू, वेट का फॉर्मूला है, तो मैंने आपको 10th में बताया रहूंगा कि महात्मा गांधी का एक दूसरा नाम क्या है? डब्लू भी है। तो डब्लू ही महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ही डब्लू है। क्लियर है सबको? तो फॉर्मूला याद हो गया, डब्लू इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, एम मेरा मास है 80 और जी की वैल्यू 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? और वेट इज अ फोर्स, तो न्यूटन उसका यूनिट आ जाता है, 800 न्यूटन। अब मेरा अगर वेट आपसे पूछोगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो 800 न्यूटन मेरा वेट है, समझे? ये वेट है, तब ध्यान रखो। लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में मास को ही वेट बोला करते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअल में वो मास के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वेट क्या है? m इंटू जी है। मास को जब आप g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके, समझ आ गया? कोई दाऊद भाई? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में उसको हम लोग ना केजी वेट करके भी बोला करते हैं। जैसे अगर मुझे मेरा वेट बोलना है तो मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर करेक्ट करना है मुझे, तो 80 kg वेट बोलूंगा मैं, सिर्फ केजी नहीं बोलूंगा। समझ आ रहा है?
80 kg वेट ऐसे करके। ओके, तो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे आप। टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, क्लोथ का, कपड़े की लेंथ नहीं, जब आप कपड़े लेने जाते हो, मान लो आपको 2.5 मीटर लग रहा है, 3 मीटर लग रहा है, तो वो कैसे मेजर करता है? 1 2 3, अब ये अंदाजा करता है, लेकिन वो मेजर कर चुका है कि इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर होता है उसका, तो उस हिसाब से वो मेजर करके देता है ना। एग्जैक्टली नहीं तो उनके पास 1 मीटर का ऐसे स्केल भी होता है, उससे भी मेजर करके देते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। अच्छा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब यूनिट का डेफिनेशन आपको यहां से करना है। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट कितना है, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, और मान लीजिए आपको जो है ना 4 मीटर कपड़ा लगता है या 5 मीटर लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो दुकानदार को आपको 4 मीटर कपड़ा देना है, तो उसको 1 मीटर पता होना चाहिए ना पहले। तो एक का ही वो कितना टाइम्स दे देगा? 4 टाइम्स दे देगा, तो उसको 1 मीटर पता होना चाहिए। तो ये जो 1 मीटर आप देख रहे हो, समझ आ रहा है? मीटर, वो आपका क्या होता है? ठीक है, किधर गया? यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। कोई भी चीज आपको उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो आपको, हम लोग उसको क्या कहते हैं? जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल आप एप्पल लेने जाते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए 5 किलो एप्पल, बहुत महंगा है, ठीक है। तो अब सुनिए बात को, उस दुकानदार को पहले ये पता होना चाहिए 1 किलो कितना होता है, 1 kg कितने का होता है। तो ये जो केजी आप यूज कर रहे हो ना, उसके लिए वो क्या है? उसका यूनिट है, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी हो गया। मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। ऐसे और भी, जैसे टाइम मेजर करना है, तो टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चीज मेजर करते हैं, नंबर के साथ में एक चीज लिखा करते हैं, 1 मीटर, 1 सेकेंड, है ना। तो ये जो साथ में लिख रहे हैं नंबर के साथ में, वो आपका क्या होता है? यूनिट होता है। तो यहां पर क्या डेफिनेशन बोलोगे? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दिया गया है। देखो, फॉर मेजरिंग मास ऑफ गिवन फ्रूट, कोई आपको एक फ्रूट दे दिया गया, वी नीड स्टैंडर्ड मास यूनिट ऑफ 1 kg। तो हमको कितना यूनिट चाहिए स्टैंडर्ड? 1 kg मालूम होना चाहिए ना। अगर आप आधा केजी ले रहे हो, तो मतलब 1 kg आपको पता रहेगा, तभी तो उसका आधा कर पाओगे, है ना। या 500 ग्राम, तो या तो ग्राम में आप मेजर कर रहे हो तो ग्राम पता होना चाहिए, ठीक है, एटसेट्रा। दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड, तो ये जो साथ में यूज किया जा रहा है, इन्हीं को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। और जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर लेंथ मेजर करना है, तो आपको 1 मीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मीटर आप देख रहे हो, 5 तो मेरा क्या हो गया? वैल्यू हो गई, और ये m क्या हो गया मेरे लिए? यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो। तो सिंपल लफ्जों में बोलूं, कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करते हो तो सिर्फ नंबर नहीं बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप आलू लेने गए, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे ना भाई 3 किलो, ऐसे करके बोलोगे। उसको ऐसा बोलोगे 3 आलू दे, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना। तो 3 kg, 3 आलू बोलोगे तो 3 आलू देगा, 1 2 3। आ रही बात समझ में? तो किलोग्राम के हिसाब से आप उसको लेते हो। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम एक स्पेसिफिक यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है मैं आलू लेने गया, उसको बोला 3 मीटर आलू दे, हाँ, बराबर के नहीं? हाँ, तो कोई भी यूनिट कहीं भी नहीं लगाते। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अच्छा, हाँ, ऑयल के लिए हम लोग जो है ना, क्या नाम है, किलोग्राम में भी लिया करते हैं, समझ आ रहा है? ऑयल वगैरह, तो उसको क्या नाम है, उस हिसाब से भी बेचा, किलो के हिसाब से भी बेचा जाता है, और लीटर के हिसाब से भी, ठीक है। तो आप उसको वजन के हिसाब से बेच लो या वॉल्यूम के हिसाब से बेच लो, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो ये डेफिनेशन टिक मार्क करो। फिजिक्स क्या होता है ये सवाल आपको पूछेगा तो यहाँ पर इतना टिक मार्क करना है, ये वाला याद करना। ठीक है, यहाँ तक ये 3 लाइन में बताया। और यूनिट क्या होता है तो क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मेजर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जो है ना कोई भी चीज मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम्स फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी यूनिट यूज करने से पहले आप एक सिस्टम के अंडर आते हैं। आप कोई भी अगर कोई फॉर्मूले में आप कोई क्वांटिटीज का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक को क्या नाम है सीजीएस के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक कोई क्वांटिटी और एक कोई एमकेएस के अकॉर्डिंग या एसआई के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। आपको कोई एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन से हैं, और नया सिस्टम कौन सा है जो बाद में डिस्कवर हुआ या एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में। सबसे पहले ये सब आप लोग ने देखा हुआ है, सीजीएस नहीं पढ़ा आपने, एमकेएस नहीं पढ़ा है, एफपीएस, और ये लास्ट वाला एसआई। तो शुरुआत में जो है ना बच्चों ये 3 बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 14th जनरल जो है ना 1971 में। अब यही केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पर 11th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस, और फिर वो 1960 में हुआ, 1960। तो आपको यहाँ पर 14th वाला बात कर रहा है जो कि 1971 में हुआ। तो ये नंबर याद रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एसआई के बारे में पूछेगा तो मैं टिक मार्क बताऊंगा यहाँ पर क्या याद करना है। पहले यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मेरे पास सिस्टम कितने हैं। तो आप याद रखिए, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कौन कौन से हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और उसके बाद एसआई। अब सीजीएस का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, बहुत आसान है। सी से सेंटीमीटर। देखो पहला जो होगा ना ये वाला, ये आपका लेंथ का यूनिट है, ये मास का यूनिट है, और ये टाइम का है। लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो सेंटीमीटर में लेंथ मेजर करेंगे यहां पर मास काय में मेजर करेंगे, ग्राम, और टाइम सेकंड में रहेगा। टाइम सब में ही सेकंड होता है, तो टाइम की चिंता नहीं करना है। ठीक है, यहां पर एम से क्या होना चाहिए, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, और टाइम सेकंड में। तो एम के एस क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम है, तो लास्ट में हम लोग सिस्टम लिख रहे हैं। ये एस का फुल फॉर्म सिस्टम नहीं है, ये सेकंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अच्छा ये क्या है, एफ पी एस, फुट। फुट सुना होगा, 1 फुट 2 फुट, नहीं सुना है। ठीक है, या फिट, फीट सुना होगा ना, फीट नहीं सुना है। तो वो कदमों से ऐसा मेजर किया जाता था पहले, 1 फीट। ठीक है, अच्छा ये कितना होता है, 1 फीट। अच्छा 1 मिनट रुको, इसका फुल फॉर्म होगा फुट पाउंड सेकंड। आप लोगों ने कभी कार्ड्स खेले, WWE वाले, है ना, उसमें वेट वाला एक हुआ करता था, वो पाउंड में होता था। अभी जैसे बिग शो, अभी किसी ने खेला होगा तो मालूम होगा कितना, 371 है। हम लोग खेल रहे थे तभी वेट कम हो गया लगता है उसका, 500 कुछ होता था, 500 के अराउंड होता था, 500 पाउंड। तो पाउंड में है, लेकिन वो केजी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो आधा हो जाता है, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। तो 250 फिर भी 250 केजी के अराउंड है वो, समझ आ रहा है। अच्छा तो वो मास जो है वो काय में मेजर किया जाता है, पाउंड में, काय में, पाउंड। और लेंथ काय में मेजर करते हैं, फुट। तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या, फुट पाउंड। और टाइम का देखो सब में देखोगे ना सेकंड आएगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड रहेगा। तो फुट पाउंड सेकंड। अच्छा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक में गिवन था इसमें के अंदर नहीं दिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटेन में इस्तेमाल होता था ये। ठीक है, ब्रिटिश, लिख के रखो। कौन से ऐसे सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम। तो एफपीएस को क्या कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को।
अच्छा, फोर्थ कौन सा है बच्चों हमारा? एसआई का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, सिस्टम इंटरनेशनल। ये डेसिमल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कन्वर्जन है ना वो 10 के पावर में चलता है। किसमें? 10 के पावर में। जिसमें एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताता हूं मैं आपको। अच्छा, फोर्स का यूनिट आपको पता है, क्लास 9 में पढ़ रखा है, एसआई यूनिट। फोर्स 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 के बारे में किसने बताया? चैप्टर नंबर 1। फोर्स का यूनिट बताना है। न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। नहीं मालूम है? एनी फोर्स हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन, याद रखिएगा। और ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है बच्चों? एसआई यूनिट है। मैं आपको फोर्स का एक सीजीएस यूनिट पूछता हूं, कोई बता पाएगा? सीजीएस यूनिट। हाँ, डायन। क्या है ये? अच्छा, तो 1 न्यूटन सीजीएस में कितना, कितने के बराबर होता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको। चैप्टर नंबर 1 के जब भी आपका टेस्ट होगा कॉलेज में तो ये आपको दिखाई दे सकता है। प्रूफ करेंगे तो वैसे याद भी हो जाता है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जैसे न्यूटन को मुझे, ये दोनों भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन मुझे एसआई से अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये 10 का पावर से कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूटन से डायन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो आप, कोई फोर्स आपने निकाला वो न्यूटन में, अगर उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁵ से। तो 1 न्यूटन कितने डायनों के बराबर होता है? 10⁵ डायन। तभी वो साइंटिस्ट था, इतनी डायनों के बराबर था। समझे बात को? ओके। तो ये 10 का पावर 5 से कन्वर्जन हो रहा है ना, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई को क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट का कन्वर्जन होता है वो 10 के पावर्स में हुआ करता है। किसमें? 10 के पावर में। और 10 का पावर आपको पता है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके आता है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल पॉइंट मालूम है ना? पॉइंट शिफ्टिंग करके 10 का पावर नहीं बनाते हम लोग। हाँ, तो पॉइंट शिफ्टिंग करके अपन जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब आपको जो है ना एग्जाम में, देखो ये एसआई का फुल फॉर्म हो गया। आपको ना एसआई के बारे में पूछेगा, व्हाट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेन एसआई सिस्टम ऐसे करके। तो आप अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग बात करें यहाँ पर 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग, देखो 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेज एंड मेजरमेंट की एक मीटिंग रखी गई, रिकमेंडेड द यूज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल कौन सा सिस्टम है? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। अच्छा देखो यहां पर क्या होता था मालूम है शुरुआत में, अब ये एसआई की जरूरत क्यों पड़ी? अभी एक सेम एक्सपेरिमेंट इंडिया में चल रहा है, इन लोग अलग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमकेएस इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सेम एक्सपेरिमेंट कोई और देश में चल रहा है, उन लोग सीजीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सेम एक्सपेरिमेंट कोई और देश में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उन लोग एफपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, जैसे आप लोग नहीं कोई कैलकुलेशन, तेरा क्या आ रहा बता, तेरा क्या आ रहा बता, है ना? तो जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर, तो सबकी वैल्यूज अलग अलग आएगी, है ना? सब अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1971 में ये 14th है, इससे पहले भी 1960 में भी इन्होंने 11th जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा, वहां पर भी इसका ही सजेस्ट किया गया कि भाई एक कॉमन सिस्टम हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने में कन्वीनियंस ही होगी, आसानी होगी। समझ आ रहा है? तो सबने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉमन सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम क्या रख दिया? एसआई। और ये एसआई सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। इंटरनेशनल समझ आता है वर्ड? इंटरनेशनल बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं, सारी कंट्रीज आ जाएंगी इसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, है ना? अभी सिर्फ नेशनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ हम अपने नेशन में बात करेंगे, विद इन दी नेशन।
और इंटरनेशन, नेशन नेशन के बीच में, समझ आ रहा है? इंटरनेशनल, क्लियर हो रही? क्लियर चाजी? अरे क्या बोल रहा हूं मैं अभी, चीजें चीजें क्लियर हो रही है? ओके, तो यहां पर आपको इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ गया क्यों कहा गया इसको इंटरनेशनल? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। सारे साइंटिस्ट अब एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे और वो कौन सा होगा? एसआई सिस्टम होगा। क्लियर हो रहा है यहां पर? चलो, तो यहां से आप यहां से टिक मार्क कर लो बच्चों। क्या बोलोगे? इन 1971 14th कौन सी जनरल कॉन्फ्रेंस है ये? इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेज एंड मेजर रिकमेंडेड the use of international system of unit. This international system of unit is called SI unit. As the SI unit use decimal system, SI unit क्या इस्तेमाल करता है? डेसिमल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया ना, न्यूटन से डायन में कन्वर्जन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ 10 का पावर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या यूज कर रहा है? डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। कन्वर्जन विद इन द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको न्यूटन से कोई विद इन द सिस्टम अगर मुझे कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल एसआई से मुझे एमकेएस में जाना है या सीजीएस में जाना है, सीजीएस में बात करते हैं। जैसे ये मेरा एसआई है, यहां से मैं चला गया डायन, तो मैं सीजीएस में आ गया। कहाँ आ गया? सीजीएस में। तो कन्वर्जन करने के लिए कितना नंबर लाना है? सिर्फ 10⁵. तो विद इन द सिस्टम कन्वर्जन करना बहुत ही क्या हो गया हमारे लिए? आसान हो गया, इसलिए हमने एसआई को ले आया। ठीक है, तो यहां तक याद कर लीजिए इसको। एसआई सिस्टम के बारे में पूछेगा तब आपको ये आंसर करना है। हाँ, किसके बारे में पूछा जाएगा सवाल? एसआई। चलो, अब इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज के जो है ना कितने टाइप्स हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में जो है ना हम लोग, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे नेचर में जितने भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फिजिकल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेना ऊपर, क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फिर इंडिविजुअली मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहला है फंडामेंटल। कौन सा है बच्चों? कौन था ये चाय वाला? फंडामेंटल चाय बेच रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उसके बाद आती है बच्चों डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या क्या बोला बच्चों हम लोग ने? फिजिकल क्वांटिटीज के कितनी कैटेगरीज हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? फिजिकल की 3 है। हाँ, तो फंडामेंटल आता है उसके अंदर, फिर सप्लीमेंट्री आता है, और उसके बाद कौन आता है? डिराइव्ड आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आपको डेफिनेटली रहेगा, इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, और एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, चाहे केमिस्ट्री में बात करूं, चैप्टर नंबर क्या नाम है, इसमें हम लोग 1 में डिस्कस, हाँ दोनों में 1 में जो है ना ये चीज कॉमन आएगी थोड़ा सा। हाँ, तो जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने? और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना है। एग्जाम्पल सुनो, अगर मुझे मेरा मास निकालना है, ठीक है, तो मैं सीधा जाके तराजू में बैठ जाऊंगा या वेइंग मशीन पर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे वेट पता चल जाएगा। मुझे और कोई क्वांटिटी निकालने की जरूरत है क्या? इसका मास का मेरे पास कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे? नहीं, ये डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट मेजर हो सकती है? जिसका फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन उसको मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या?
थर्मामीटर से कुछ मेजर करेगा, थर्मामीटर तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उससे क्या मेजर करेगा? टेम्परेचर। क्या मेजर होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार है, हाँ, डॉक्टर ने लगाया सुई, नहीं, अरे उस पे चला गया ये, डॉक्टर ने लगाई सुई, उई उई उई, ये उधर चला गया ये। हाँ, ये बच्चे लोग की वो आता है ना, पोएम आती है उसमें। अच्छा, तो थर्मामीटर से आपको क्या पता चलेगा? टेम्परेचर। 104 डिग्री बुखार है, इस पे भी बात करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। केमिस्ट्री फिजिक्स अगेन दोनों का कॉमन टॉपिक है। जो हम लोग डिग्री वहां बात करते हैं बुखार चेक करने के, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। क्या होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री सेल्सियस में तो भून जाओगे आप, समझ आ रहा है? हाँ, तो खैर, तो आपने ये जो चीज मेजर किया, ये आपका डायरेक्ट मेजर किया ना, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ा। थर्मामीटर लगाया आपके मुंह में डॉक्टर ने, और उसके बाद क्या फॉर्मूला कैलकुलेशन कर रहा था? नहीं ना, डायरेक्ट थर्मामीटर निकाला, उसमें रीडिंग चेक कर लिया, हाँ भाई इतना डिग्री बुखार है, ये भी डायरेक्ट मेजर किया। ये भी कौन सा हो गया? फंडामेंटल। क्या समझ आ रहा है फंडामेंटल? वेरी गुड। इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। ये किसी और पे निर्भर नहीं करेगा अगर उसको मेजर करना है। तो इसके अंदर और कोई बताओ, और कोई चीज? टेम्परेचर आपने बताया, मास मैंने बताया, और कोई बताओ? नहीं नहीं, उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा करंट। करंट के लिए भी वेरी गुड, करंट के लिए भी ना हमारे पास एम मीटर होता है, हमने डायरेक्ट सर्किट में लगाया उसको, सीरीज में अंदर लगाते हैं, और आपको डायरेक्टली वो नीडल हटके या डिजिटल वाला रहा तो नंबर बता देगा। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, ठीक है, और एम मीटर आपके थोड़े लार्ज करंट मेजर करते हैं। तो करंट मेजर करता है एम मीटर। हाँ, करंट हो गया, कौन हो गया? करंट। तो आपने मास बताया, टेम्परेचर बताया, और करंट बताया, इसके अलावा लेंथ। अभी तुम लोग समझ गया तू कहां से बोलना है तेरे को, ठीक है। अच्छा, लेंथ के लिए भी सोचिए, अगर आपको लेंथ मेजर करना है, आप टेप लेना है, डायरेक्टली मेजर कर लेना, कोई फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो लेंथ भी क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। और बताइए, जो डायरेक्ट मेजर होता है, अभी तो उसके बारे में तुमको पता ही नहीं है, तो तुम वहां देख के बोलोगे तो मैं सवाल पूछूंगा क्या होता है वो। हाँ, बोलिए, और कोई चीज? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं आप, बहुत आसान है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में। हाँ, तो एज बेसिकली टाइम में आ गया, हाइट लेंथ में आ गया ना। टाइम, टाइम मेजर करने के लिए फॉर्मूला लगाते हो आप, डायरेक्ट मेजर हो जाता है, डायरेक्ट मेजर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो टाइम भी क्या हो गया? फंडामेंटल। तो अभी देखो मेरे पास कितने एग्जांपल हो गए? 4 हो गए। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और करंट 5 हो गए। ठीक है, ये 5 तो हम लोग ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, मेजर नहीं किया होगा तो एटलीस्ट पढ़ा है, देखा है, ठीक है। इसके अलावा 2 और भी हैं, जिसमें से जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ा, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी, और आगे पढ़ेंगे भी नहीं एक्चुअल में, आपको अभी 11th-12th में है भी नहीं सिलेबस में। लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ब्राइटनेस होता है। तो जो लाइट, कोई भी लाइट है, तो उस कितना ब्राइट है वो कैसे मेजर होगा? उसका यूनिट कैंडेला है, सीटी। ये भी पूरा याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है जो कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कुछ ही चैप्टर में आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यूनिट उसका मोल होता है। तो 7th कौन सा हो गया? सब्सटेंस का अमाउंट। हम लोग मोल में बात किया करते हैं, मोल क्या है ये अलग से केमिस्ट्री के अंदर भी बात करेंगे, लेकिन मैं फिजिक्स में अभी आपको समझा दूंगा क्या होता है। तो पहले एक काम करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के कितने टाइप से बच्चों? 7। 7 कौन कौन से ये याद होना चाहिए, और उनके यूनिट्स कौन से हैं ये भी याद होना चाहिए। तो आइए इसको करते हैं, ये आप लोग ने बना लिया होगा ना, इधर आ जाओ, ये टेबल देख रहे हो सभी बच्चे? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका नाम याद करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। 4 हो गए? बोले जल्दी फटाफट से।
लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर। उसके बाद कौन बचा? इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 याद हो गए पूरे? ये पूरे 7 याद करने हैं आपको। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर 4 ऐसे याद करना है। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसके बारे में आप जानते हैं लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, करंट भी क्या होता है ये आपको पता है। लुमिनस इंटेंसिटी अभी मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिकली आप क्या करोगे, किसी लाइट का कोई लुमिनस होना यानी रोशन होना, समझ आ रहा है? तो किसी रोशनी की, किसी कोई रोशन चीज की आप क्या मेजर करोगे? ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस मेजर करोगे। तो वो काय में मेजर करते हैं? उसका यूनिट होता है कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला, शॉर्ट में लिखा जाता है सीडी। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, सुनो। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत कोई कोई चैप्टर में यूज होगा, हर एक चैप्टर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, सुनो। हम लोग उसको मोल में कैसे बात करते हैं, एक मोल क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अच्छा, मुझे बताओ, जब हम लोग अंडे लेने जाते हैं, अंडे देने अंडे लेने जाते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 12 अंडे चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, हाँ, दर्जन कोई बोलता है, कोई डजन बोलता है, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं डजन, है ना। तो ये सुनो, 1 डजन अंडे दे दो, ऐसे बोलते हैं, और वो समझ जाता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो 12 अंडे निकाल के दे देता है। इसका क्या मतलब है कि 1 डजन मतलब, 1 डजन का मतलब 12 है, उसको मालूम है, आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, सबको मालूम है। अच्छा, 2 डजन बोलोगे तो उसको मालूम है कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 24 होता है, 24 अंडे दे देगा, मतलब निकाल के दे देगा। अच्छा, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, हम लोग मोल जो वर्ड है ना, इसके लिए भी एक नंबर डिफाइन, जैसे डजन के लिए 12 है, वैसे ही एक मोल मतलब भी कुछ नंबर होता है। डजन मतलब कितना होता है? 12, ठीक है। एक मोल मतलब कितना होता है, याद रखिएगा सभी बच्चे। क्या क्या? एक मोल मतलब कितना होता है पता है? कोई बुक में 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ही लिख देता हूं, ज्यादातर बुक में अभी बुक 2 ही लिखा हुआ है। 10⁻23 इतना नंबर होता है। एक मोल मतलब, अभी फिजिक्स की बुक में इसका इंट्रोडक्शन, इसका डिटेल नहीं मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन हम लोग फिजिक्स में जब ये वर्ड आ रहा है तो हम लोग यहीं पर इसको क्लियर कर लेते हैं। दोबारा आएगा तो वापस पढ़ लेंगे, वापस सवाल पूछूंगा मैं आपको। एक मोल मतलब कितना नंबर होता है? 0 थू थू 10⁻23। 10 का पावर चेंज नहीं होना चाहिए, कोई बुक में यहां पर 2 या 2 भी है, ठीक है, तो आप यही नंबर 10 का पावर 2 रहेगा, लेकिन ये वाला 2 का 2 का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, तो इसको ना और एक नाम बोला जाता है, सिंबल हम लोग Na लिखा करते हैं, और इसको पढ़ते हैं एवोगैड्रोस नंबर। हमारे एक सर थे, वो ऐसे ही पढ़ते थे, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो एक मोल मतलब कितना नंबर होता है? 6.022 10⁻, माइनस का एक हो रहा है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻23। 10 का पावर 23 का मतलब समझ आता है, 1 के आगे 23 जीरो लगाओ, और फिर उसको 6.022 यानी 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 6 के आगे 23 जीरो होंगे, कितना बड़ा नंबर होगा सोचो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, तो इतना सारा नंबर होता है। तो एक मोल एक डजन मतलब तो 12 ही नंबर होते हैं, लेकिन एक मोल मतलब कितना नंबर होता है? 6.022 10⁻23, और दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। याद रहेगा? अच्छा, अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं बच्चों, सुनो। क्या हम लोग 1 डजन या डजन में
सिर्फ अंडे लिया करते कि और भी कुछ लेते? हाँ ठीक है, केले भी जो है वो डजन के हिसाब से आप लेते हो। हाँ आपूस आम लेगा तो डजन के हिसाब 12 लेगा ना, एक डजन पूरा, बराबर है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ये जो डजन वर्ड है ये और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ना, सिर्फ एक डजन अंडे नहीं होते, केले भी होते हैं, एक डजन किसी के बच्चे भी होते हैं, है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो डजन वर्ड जब हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मोल जो वर्ड है ये भी आप अलग अलग क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक मोल एटम हो सकते हैं, अभी मैं अगर स्पेसिफिक फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाऊं। हाँ नहीं नहीं, अभी बता रहा हूं ना, सुनो। जैसे डजन, मैंने अंडे के साथ भी बात किया, डजन मैं केले के लिए भी बात कर रहा हूं, डजन बच्चों को भी बोल रहा हूं, है ना? तो ऐसे मोल ये कुछ भी हो सकता है, ये मोल क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यही सारी चीजें होंगी। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मोल्स में बात कर सकते हैं आप, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। कुछ आ रहा है समझ में? मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों को? एक मोल मतलब कितना नंबर होता है? 6.022 10⁻23 इतने नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है एक मोल, क्या ये सिर्फ एटम ही हो सकते हैं एक मोल? क्या हो सकते हैं और? इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी बात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, इतने अगर जैसे हम लोग एक डजन गधे बोल सकते हैं, नहीं, एक डजन गधियां भी बोल सकते हैं, बराबर है। वैसे एक मोल आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए एक मोल ये बहुत बड़ा नंबर है, एक मोल जो नंबर है ये बहुत ही बड़ा है, जो 6.022 10⁻23 देखिए, छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने गधे नहीं होंगे। समझ आ रहा है? ये इतने अंडे भी नहीं होंगे। तो ये क्वांटिटीज किसके साथ हो सकती है? जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, एटम्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, मोल में बात किया जाता है। समझ आ रहा है? ओके, तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया सबका। अब आपको जो है ना, मैं सबका एसआई यूनिट पूछूंगा। एसआई यूनिट आसानी है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मीटर में मेजर किया जाएगा, मास केजी में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में। आप बोलेंगे सर टेम्परेचर तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में करते हैं। हाँ, कन्वर्जन बताऊंगा मैं आपको, सिखाऊंगा सारी चीजें, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन है। हमारे पास जो है ना 3 तरीके के थर्मामीटर होंगे। कितने? ये केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 1A, वहां पर हम लोग 3 तरीके का थर्मामीटर पढ़ेंगे। एक जो डिग्री सेल्सियस वाला, जैसे अभी ये 24 जो आप देख रहे हो एसी में, ये डिग्री सेल्सियस में, किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, जो आप बुखार मेजर करते हो, समझ आ रहा है, वो फेरेनाइट है। कौन सा वाला? डिग्री फेरेनाइट वाला है, फेरेनाइट स्केल बोला जाता है उसको, ठीक है। और एक होता है एब्सोल्यूट स्केल, कौन सा? उसमें केल्विन में मेजर किया जाता है, या केल्विन स्केल भी बोला जाएगा। कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। तो हमारे पास 3 कौन से हो गए? सेल्सियस स्केल हो गया डिग्री सेल्सियस वाला, एक डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, और एक केल्विन वाला हो गया, केल्विन स्केल बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये सब चीज़ें ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन टॉपिक्स हैं, तो एक जगह भी आपने अच्छे से कर लिया ना, तो दूसरी जगह भी हो जाएगा। और यूजुअली ये सारी चीज़ें जो कॉमन टॉपिक है वो मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ जो पढ़ाया वहाँ पर मैं ही पूछने वाला हूँ आपको, तो ऑलरेडी आपको चीज़ें पता रहेंगी। अभी सवाल पूछ लूँ, केल्विन हो गया, करंट का क्या हो गया बच्चों? एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इतनी बात हो गई सबको, ठीक है। सवाल पूछ लूँ? चलो, आ, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं? 7। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हो गया, इतना फटाफट बोल दी।
ठीक है चलो, वेरी गुड, लगभग सबको पूछ लिया ना मैंने। अच्छा, यूनिट आसान है, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन है याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको ना डिग्री भी रहेगा, डिग्री सेल्सियस या सिर्फ डिग्री, तो वो यूनिट ऐसा यूनिट यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन है। ठीक है, एक और चीज आपको बता देता हूं, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है ना वो 0 केल्विन है, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन। इसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन का मैं डिग्री में बता देता हूं तो आप फील कर पाओगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस अभी कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। ठंडा लगता है ना? नहीं लगता है। इसको और कम करते जाऊंगा और ठंडा लगेगा। 0 केल्विन जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 केल्विन का मतलब कितना? नेगेटिव -273। बहुत ठंडा रहेगा, समझ आ रहा है? अभी 24 प्लस में 24 आप देख लो, अगर मैं इसको कम करते जाऊंगा तो ठंडा होते जाएगा। 0 डिग्री होगा नहीं, वैसे ये इनकी लिमिट रहती है। 0 फिर -1 -2 -3 ऐसे -273.15 डिग्री सेल्सियस, समझ जाओ कितना होगा। उसके बिलो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। इवन मैं आपको बता रहा हूं 0 पूरा एग्जैक्टली 0 भी अभी तक अचीवेबल नहीं हुआ है। 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 इतना तक लैब में जो है ना अचीव किया गया। समझ आ रहा है? तो 0 के नीचे टेम्परेचर, 0 केल्विन के नीचे पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, -273.15 तक जाता है। अच्छा खैर, यूनिट सबके हो गए। करंट का क्या हो गया? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। एक मोल मतलब कितना नंबर होता है? ठीक है। अच्छा, ये जो एक मोल है ये कुछ भी हो सकता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक मोल प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आ जाओ, डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं बच्चों। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन आपको समझाया है, टेक्स्ट बुक में से इसको याद करेंगे सभी बच्चे। ए टिक मार्क करो। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट, या डज नॉट भी लिख सकते हैं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन हो गया, जो किसी और पर निर्भर ना करे। किस लिए? खुद के मेजरमेंट के लिए, फॉर इट्स मेजरमेंट। अच्छा, हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? फिजिकल के 3 टाइप है, फंडामेंटल कितने? 7 है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, विच आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। याद ही कर लिया ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हो। समझ गए? अच्छा, दूसरा डेफिनेशन जो आपको पूछा जाएगा, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी का पूछेगा, ये वाला। ये डेफिनेशन किसका है? फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करूंगा, जैसे लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए केजी, तो वो जो आप लास्ट वाला देख रहे थे वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या है? तो डेफिनेशन बहुत आसान है, यूनिट्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। नहीं समझे बात को? फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। कंफ्यूजन नहीं ना? फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट है। डेफिनेशन देख लो, यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। हो गया डेफिनेशन? टिक मार्क करो। बस 3 में से एक हमने कंप्लीट कर लिया, 3 में से एक कंप्लीट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? अब यहां पर इन्होंने डिराइव्ड वाला पहले बताया हुआ है, फिर बाद में सप्लीमेंट्री बताया, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। डिराइव्ड वाला कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सप्लीमेंट्री पे बात करेंगे। अच्छा, डिराइव क्वांटिटी कौन होती है? मुझे बताओ, फंडामेंटल का क्या डेफिनेशन था?
जो निर्भर ना करे। अब डिराइव्ड कौन होंगे? डिपेंड करे। अब किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे। किस पे डिपेंड करेगा? तो डिराइव्ड कौन होते हैं? जिसके मेजरमेंट के लिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक फिजिकल क्वांटिटी और मोर, वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने शायद फिजिकल बोल दिया था, फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। डिराइव्ड कौन होते हैं? विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड कौन होते हैं? जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड करे। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, नहीं पढ़ा है? बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी। ऐसे डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में आता है ये लेंथ में। किस में आता है? लेंथ कौन हो गया? लेंथ कौन हो गया? फंडामेंटल हो गया। अच्छा, ये अपॉन में जो टाइम है, ये कौन हो गया? अब ये दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। डिराइव्ड कौन हो गया? ये, क्योंकि ये दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। हमने डेफिनेशन में क्या बोलना है? डिराइव क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। नहीं समझ में आया बात? अच्छा, डेफिनेशन यहां लिखा नहीं है, डिराइव्ड वाले का अपने को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। किधर लिखा हुआ है? डेफिनेशन जैसा नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इज कॉल्ड करके लिखा है तो मतलब डेफिनेशन नहीं हो गया वो। आ जाओ। अच्छा, ऐसे जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर बच्चों वेलोसिटी निकालना है, क्या मैं इसको डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकता हूं? नहीं, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, कितना टाइम लगा पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाके क्या आएगा। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट वाली क्वांटिटी है क्या? नहीं, इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करूंगा तब जाके ये आएगा। तो व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज? व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे बनाओ आप। ये देखो, ये वाला डेफिनेशन देख रहे हो, यहां से द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट लिखा हुआ है, विच डिपेंड, क्या लिखेंगे डायरेक्टली? एक मिनट, अब मुझे इसमें क्योंकि ग्रामेटिकली भी इसको करेक्ट करना है, इसमें कैसे बना रहा हूं ध्यान रखिए। डू नॉट मैं यहां से हटा देता हूं, डिपेंड से लिख दूंगा, तो डिपेंड्स लिख दूंगा तो एक्चुअल में ग्रामेटिकली यहां पर डज आ गया है। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन, इधर पे हाँ ऐसे करके लिखेंगे, विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर, इधर फिजिकल नहीं, fundamental quantities for their measurement are known as derive quantities। बना लिया? फंडामेंटल जैसा बना हुआ है वैसे ही याद करोगे डिराइव्ड वाला, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। एक वाला अच्छे से याद कर लिया तो दूसरा भी अपने को पता है कि क्या करना है, क्या चेंजेस करना है। चलिए, बना लिया? क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट करके अपन बोलेंगे, कॉल डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा, अब मुझे बताओ डिराइव यूनिट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? फंडामेंटल यूनिट का कैसा डेफिनेशन था? इधर देखो कैसा है, द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसे ही द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड, है ना? आसान है, अपने को एक तीर से दो शिकार करने का है, एक अपने याद कर लिया तो दूसरा उसी की तरह होना चाहिए। तो डिराइव यूनिट्स का डेफिनेशन क्या होगा? ये शायद नीचे दिया हुआ है,
आराम से आराम से। यहाँ पर थोड़ा ठीक है, वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों ऐसे लिखो, यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव, समझ आ रहा है, डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। कर लोगे ना चेंज, डिराइव्ड वाले का नहीं कर पाओगे? अरे भाई इधर पे लिख दो ना डिराइव्ड, इधर पे लिख दो डिराइव्ड, हो गया डिराइव यूनिट का डेफिनेशन। या टेक्स्ट बुक में नीचे कैसा दिया है, थोड़ा बनाना पड़ेगा वहां पर भी। द यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड। आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, आसान वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास फंडामेंटल में मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया वेलोसिटी वाला, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। तो अब मैं अभी सप्लीमेंट्री पे नहीं आ रहा हूं, पहले डिराइव्ड पे बात कर रहा हूं। डिराइव्ड पूरी पूरी कहानी आना चाहिए अपने को। थोड़ा सा यहां पर अपन इतना डिस्कस करके जाते हैं आज, ठीक है। ये रहा। अच्छा, इसमें ना टेक्स्ट बुक में आपको डिराइव्ड कम दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है। वैसे अराउंड 13 आपको इसके अंदर करने होते हैं, कितने, 13। तो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। 8 है ना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इसको देख लीजिएगा बच्चों, ये आपको दिखाया पेज नंबर 6 पर। ये सारे जो क्वांटिटीज आप देख रहे हो, ये सारे के सारे कौन है, डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी तो जनरली सबको ही बोलते हैं, ये याद रखिए कौन से हैं, ये डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड के एग्जांपल्स अगर आपको पूछेगा तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं। डेंसिटी, एसेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मैं इसको एक काम करवाता हूं, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। शुरुआत में एक्चुअल में एरिया, वॉल्यूम, फिर डेंसिटी आना चाहिए था, ठीक है। फिर एसेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी नहीं दिया गया यहाँ पर। तो वेलोसिटी, एसेलरेशन, फिर मोमेंटम, फिर फोर्स, इंपल्स, वर्क, यानी 3 यहाँ पर छूट गए। और प्रेशर और क्या नहीं दिया हुआ है, पावर नहीं दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी दिया है, पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 और 3 5, हाँ 8 5 13, टोटल 13 करने हैं। कितने करने हैं आपको, 13 करने हैं। यहाँ पर कुछ मिसिंग है पुरानी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं बच्चों, टाइम भी हो गया, मैं आपको ना एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ, जरा उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 जो डेंसिटी है ना, उसके पहले 2 एग्जांपल लिखिए आप, ठीक है। इसके पहले आप एग्जांपल लिखिए एरिया का, ठीक है। दूसरा लिखिए वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा आपका जो दिया हुआ है डेंसिटी, ये डिराइव क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। कौन से हैं, डिराइव क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे डेंसिटी हो गया, फिर बाद में वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एसेलरेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे मोमेंटम, फिर बात करेंगे फोर्स, फिर बात करेंगे इम्पल्स। ये इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जीज की बात करने लगते हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद 12 आपका एग्जाम्पल होगा प्रेशर, और फिर 13 आपका पावर। बस ये इतने एग्जाम्पल आप याद रखिए बच्चों।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको आपको समझना भी, इसका फील भी लेना है हर एक का, कि एरिया एक्चुअल में होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ये सब का जो है ना फील होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्वांटिटीज क्या मेजर करके बताती हैं। तो इसको अगले लेक्चर में मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा और वो पूरा टेबल भी एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, 13 एग्जाम्पल्स है पूरे। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, फिर एनर्जी में वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर और पावर। अच्छा अभी सुनो, ज्यादा आपको पढ़ने का है नहीं, क्या क्या चीज पढ़ना है, फिजिक्स क्या होता है इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, यूनिट का डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने, 4 है ना, ठीक है, वो चारों के नाम याद करना, फुल फॉर्म याद करना है, एसआई का पैराग्राफ याद कर लेना। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप है, 3 टाइप है, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप है, फंडामेंटल्स, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड। फंडामेंटल को डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, डेफिनेशन और एग्जांपल्स। डिराइव्ड को भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स कर चुके हैं।